Hello everybody. We are to discuss here the Heisenberg uncertainty principle. In the previous two lectures, we have seen the definitions, the representation of Heisenberg uncertainty principle and the genesis. तो फर्स्ट लेक्चर था जो वो मैंने डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से स्टार्ट किया था, ठीक है ना। तो अगर आप क्वांटम मैकेनिक्स को 100 बात की एक बात है, अगर आप क्वांटम मैकेनिक्स को समझना चाहते हैं ना तो डी ब्रोगली को पक्का कर लो, ठीक है। डी ब्रोगली अगर समझ में आ जाता है तो आपको सराउंडिंजर समझ में आ जाएगा, ठीक है। और अगर सराउंडिंजर समझ आ गया ना तो कमाल हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं जेनेसिस से। डी ब्रोगली सेड दैट नॉट ओनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बट क्वांटम मटेरियल पार्टिकल आल्सो एग्जिबिट ड्यूअल नेचर। उन्होंने कहा कि जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनका भी ड्यूअल नेचर होता है। मतलब कि समटाइम दे बिहेव लाइक वेव एंड समटाइम दे बिहेव लाइक पार्टिकल, ठीक है। अगर पार्टिकल है, मटेरियल पार्टिकल का पार्टिकल करेक्टर होना श्योर है, बट एक मटेरियल पार्टिकल का वेव करेक्टर होना, वेव नेचर भी होना, या यूँ कह लो कि एक मटेरियल पार्टिकल का वेव की तरह वेव लाइक बिहेवियर होना, वो थोड़ा सा अजीब है, ठीक है। तो डी ब्रोगली सर ने कहा कि जो क्वांटम मटेरियल पार्टिकल हैं उनका ड्यूअल नेचर होता है। तो ड्यूअल नेचर है तो वो वेव करेक्टर को भी रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर वेव लाइक करेक्टर है तो उनके साथ एक वेव भी एसोसिएटेड होनी चाहिए। और जो मटेरियल पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएटेड होती है उन्होंने उसका नाम दे दिया डी ब्रोगली वेव और मैटर वेव। तो अब मैटर वेव को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मैटर वेव लैम्डा एम दिस इज इक्वल टू एच बाई पी, ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। कैसे डी ब्रोगली वेव को आप ऑब्टेन करेंगे, ये रिलेशन कैसे आएगा। उन्होंने कहा कि जो ये मैटर वेव है दिस इज मोनोक्रोमेटिक, ठीक है। देन इट लीड्स टू मैनी डिसएडवांटेजेस दैट इज नॉट पार्ट ऑफ आवर लेक्चर। उसके बाद फिर इसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ी, ठीक है। सराउंडिंजर सेड दैट दिस इज नॉट मोनोक्रोमेटिक, दिस इज नॉट ए सिंगल वेव ट्रेन, जैसा डी ब्रोगली ने एज्यूम किया था। उन्होंने कहा दिस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी वेव ट्रेन्स, ओके। तो अब बेसिकली सराउंडिंजर ने नेचर ऑफ मैटर वेव को मॉडिफाई किया। उन्होंने कहा ये एक पैकेट है वेव का, ठीक है। मटेरियल पार्टिकल कैन नॉट बी टेकन इक्विवेलेंट टू ए मोनोक्रोमेटिक वेव ट्रेन। समझ पा रहे हो, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक भी नहीं बोलूंगा मैं यहाँ पे, आई विल से ए सिंगल वेव ट्रेन से आप एक मटेरियल पार्टिकल को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है। वी नीड ए ग्रुप ऑफ वेव ट्रेन टू रिप्रेजेंट ए मटेरियल पार्टिकल, और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जेनेसिस था, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर बोर्न प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन आती है, उसमें हम डिस्कस करते हैं कि अगर मटेरियल पार्टिकल को एक वेव पैकेट से रिप्रेजेंट कर दिया which is spread over a region, then what will be the position of the particle। तो बोर्न सर ने कहा कि पार्टिकल की पोजीशन है वो फिक्स नहीं है, एंड इट कैन बी एनीवेयर इन बिटवीन दिस वेव पैकेट, ठीक है। तो बेसिकली देयर इज अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल विच इज इक्वल टू साइज ऑफ द वेव पैकेट, ठीक है। तो बेसिकली अब स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो हमें वेव पैकेट बनाना है, एंड वेव पैकेट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वेव ट्रेन्स। तो यहाँ पे हम सिंपल एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने के लिए मान लेते हैं एक हाइपोथेटिकल वेव पैकेट है, और ये दो कंपोनेंट वेव ट्रेन का मिलके बना हुआ है। एंड दीज वेव ट्रेन और सिंपल करने के लिए मान लेते हैं कि इनका एम्पलीट्यूड है ना जो वो सेम है, बट इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो स्लाइटली डिफरेंट है। क्लियर? तो अब देखो क्या होगा। तो अपना वेव पैकेट है ना क्लास, इट इज लाइक दिस, यू सी large number of wave interfere in such a way that
superimpose in such a way that their amplitude is non-zero in this region only and in the rest of the region it is zero। तो जब ये मूव करेगा तो ये वेव पैकेट यहाँ पे आ जाएगा, आगे जाएगा, तो इसके साथ एक वेव भी मूव करती है, ठीक है, और इसको बोलते हैं मैटर वेव। तो अगर इस मैटर वेव की ये जो लेंथ है वेव पैकेट के इक्वल यहाँ से यहाँ तक, तो ये तो हाफ वेव हुई, ये फुल वेव हो जाती है, ठीक है ना। तो ये जो वेव पैकेट का साइज है दिस इज इक्वल टू λ/2 एंड दिस इज हाउ यू विल मेजर द अनसर्टेनिटी इन द पोजिशन। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अनसर्टेनिटी इन पोजिशन ऑफ द क्वांटम मटेरियल पार्टिकल इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मैटर वेवलेंथ, दिस इज द थिंग। तो अब देखो, अब हम क्या करते हैं, हमारे पास दो कंपोनेंट वेव ट्रेन है और इनको सुपर इम्पोज करवाएंगे वेव पैकेट क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए। तो ये हाइपोथेटिकल वेव पैकेट है जो दो वेव ट्रेन से मिलकर बना हुआ है। सो दिस इज द फर्स्ट वेव ट्रेन, दिस इज सेकंड वेव ट्रेन, दोनों को सुपर इम्पोज करवा दिया एंड वी गेट दिस रिजल्ट। दोनों को ऐड कर दो भाई, ठीक है, सोल्व करो, फॉर्मूला यूज करो। और फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, कोस ए प्लस कोस बी, दिस इज इक्वल टू टू कोस a प्लस b/2 एंड कोस a माइनस b/2, ये फॉर्मूला यूज करेंगे और फाइनली ये रिजल्ट आ जाएगा। तो ये रिजल्टेंट है हमारे पास, ठीक है। अब हमें ये देखना कि वेव पैकेट का साइज क्या है। मान लेता हूँ मैं, फिर बनाता हूँ, दिस इज द वेव पैकेट, मान लो, और इसके बाद इसका एम्पलीट्यूड कम हो गया, इधर भी एम्पलीट्यूड कम हो गया। तो जहाँ पे नॉन जीरो एम्पलीट्यूड है वहीं पे कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस हो रहा है और दैट इज द साइज ऑफ द वेव पैकेट, क्लियर। तो अब मान लेता हूँ ये फर्स्ट नोड है, फर्स्ट नोड वो होता है जहाँ पे एम्पलीट्यूड जीरो हो जाए, ये सेकंड नोड है। तो ये जो टू कंसेक्यूटिव नोड्स है ना, इनके बीच का जो स्पेस है दैट इज द साइज ऑफ द एनवेलप, दैट इज द अनसर्टेनिटी इन द पोजिशन। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए अब नोड, तो नोड यहाँ पे देखो कहाँ पे है, ए पे है, बी पे है, सी पे है, आगे भी बना सकते हैं इसको क्योंकि ये प्रोपेगेट करेगा आगे, मूविंग पार्टिकल है तो पार्टिकल मूव करेगा, तो पैकेट ऑफ वेव भी पार्टिकल के साथ साथ मूव करेगा। क्यों, बिकॉज द ग्रुप वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वी हैव सीन ऑल दीज थिंग्स। यहाँ पे देखो, अब अगर नोड ऑब्टेन करनी है, यानी कि ये एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड जीरो हो जाए, तो जीरो कब होगा, जब ये फैक्टर अपना जीरो हो जाए। तो बेसिकली इसको जीरो पुट कर दो। तो कोस जीरो कब होता है, जब एंगल π/2 हो या ओड मल्टीपल ऑफ π/2 हो, यानी कि 2n+1 π/2 हो, क्लियर। तो n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है यहाँ पे। एंड लेट वी टॉक ऑफ द नोड विच इज एट पॉइंट ए, ठीक है, एंड दिस इज फॉर n इक्वल टू n। तो नेक्स्ट नोड कहाँ पे होगा, n इक्वल टू n+1, ठीक है ना, सिंपली नेक्स्ट वाला नोड। तो मान लेते हैं जो ए वाला नोड है वो n पे है, तो नेक्स्ट वाला कितने पे होगा, n+1 पे होगा, ठीक है। तो n की वैल्यू यहाँ पे चेंज कर देंगे 2n+1 और इसको सोल्व कर देंगे क्लास। यहाँ पे दो बात याद रखने की, आप जब मेजर करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज तो उसके एंड पॉइंट्स को आप साइमल्टेनियसली मेजर करते हैं एक ही टाइम पे। तो इसका मतलब ये हुआ टाइम दोनों नोड पे सेम है t, ओनली पोजीशन चेंज हो रही है, उसके साथ साथ n की वैल्यू चेंज हो रही है, बस दो चीज़ चेंज हो रही है, एक पोजीशन और एक ऑर्डर ऑफ नोड, ठीक है। ये nth नोड है और ये n+ फर्स्ट नोड है, क्लियर है। तो ये मैं लिख देता हूँ, दिस इज दिस नोड एंड दिस नोड इज nth नोड, ठीक है। तो अब इक्वेशन नंबर फोर्थ में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा x विच इज x1 माइनस x2 साइज ऑफ द एनवेलप। क्लास इसको ऑब्टेन करो, कुछ इस टाइप का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। फिर अब देखो हमें जाना कहाँ है, डेल्टा x इंटू डेल्टा px, इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ h कट। तो मेरे पास क्या आ गया, डेल्टा x तो आ गया x2 माइनस x1 से, और यहाँ पे आ गया डेल्टा k। तो इसको p की टर्म में
लिखना है, तो रिलेशन पता होना चाहिए पी का और इसका। तो अब यहाँ पे डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का यूज करेंगे हम। तो डी ब्रोगली सर ने कहा था जो भी मोमेंटम है दैट इज इक्वल टू एच बाई लेमडा। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ एच बाई 2 पाई इंटू 2 पाई बाई लेमडा लिख सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा एच कट एंड व्हाट इज दिस, दिस इज के वेव वेक्टर, देन वी हैव पी। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि डेल्टा के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और पुट करनी है। सो फ्रॉम हियर यू कैन राइट दिस इज इक्वल टू डेल्टा के इक्वल टू डेल्टा पी, दिस इज इक्वल टू एच कट इंटू डेल्टा के। यहाँ से डेल्टा के फाइंड आउट कर लो, यहाँ पे पुट करो, सोल्व कर दो, रिजल्ट आ जाएगा फाइनल। ठीक है, तो क्या पता लगा द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ पोजिशन एंड इन मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ एच, यही प्रूव करना था हमें। ठीक है, तो इसकी जो एग्जैक्ट फॉर्म है दैट इज दिस वन। ओके क्लास, थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर।